रहे हैं, चलिए वहां खबर जहां, और अब बात करते हैं लगातार चल रहे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा, हर बीतते दिन के बाद सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी होती जा रही है। किसान संगठनों और सरकार की अगली बैठक 8 जनवरी को होनी तय है, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ मंथन का दौर जारी है। कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या अगली बैठक से पहले सरकार अपने रुख में तब्दीली लाएगी? कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, एक रिपोर्ट देख लीजिए। किसान आंदोलन पर कब तक घमासान, आगे की रणनीति पर किसानों का मंथन, 8 जनवरी की तैयारी कौन पड़ेगा भारी। किसान आंदोलन को करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन मामला लटका पड़ा है, गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि मामला जैसे ही आगे बढ़ता है अगले मोड़ पर जाकर फंस जाता है। अब तक किसानों और सरकार के बीच 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन सुलह अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती और किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी पर गारंटी का सवाल भी किसानों के अहम मुद्दों में से एक है। इन्हीं 2 मसलों पर घमासान ऐसा मचा हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक में जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो समाधान के लिए एक नई तारीख 8 जनवरी मुकर्रर हुई। जितना उन्होंने सिखा के भेजा उतना ही वो कर रहे हैं। हुण 8 तरीक नूं सानूं फिर 2 वजे बुलाया वा, वेखांगे असीं कल साडी मीटिंग आ, सारा करके अपने संघर्ष नूं और तेज करांगे। यही डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं दिल्ली में गिरता पारा जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड किसानों पर मौत बनकर टूट रही है। और विपक्ष के दावों के मुताबिक करीब 60 किसानों की मौत प्रदर्शन के दौरान हो चुकी है, लेकिन किसान तो किसान हैं, वो हार मानने को राजी नहीं है। कि सरकार ने कानून बनाया है, और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। आंदोलन की जगहों पर दिन में नारों की गूंज होती है, तो रात में हौसलों की हुंकार। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर आंदोलन का कोई और इलाका, किसान रात रात भर जगते हैं, ठंड और बारिश के बीच जैसे तैसे रात गुजारते हैं। लेकिन इन आसमानी मुसीबतों के बावजूद वो अडिग हैं। जो कल की बातचीत हुई, इसमें कुछ सलूशन निकलता नजर आ रहा है। एमएसपी को लेकर बातचीत हुई, क्या लगता है हल निकलेगा या फिर रियासतों की लड़ाई जारी रहेगी आपकी तरफ से? गल ऐसे चलती है, जी गल तो उम्मीद नाल चलती है। उम्मीद तो रखते हैं कि जब गल चल गई, सरकार ने टाइम लिया, हमको 4 दिन का और टाइम दो, इसीलिए हमारे किसानों ने उसको टाइम दिया। उसने बोला भी 8 तारीख को हम जो बोलेंगे वो कर देंगे। हुण अगे 8 होंदी आ, उस दिन पता लगेगा फिर क्या बात चलती है, क्या होती है। वो हमारी 31 जथेबंदियों के साथ जो भी सरकार के आदमी गलबात करेंगे, जो उसका फैसला होगा, जो 31 साड़ी जथेबंदियों को मंजूर होएगा वो टल होएगा, जहाँ उसको मंजूर नहीं होगा तो नहीं टल होगा। आंदोलन में किसानों के सामने सरकार है, तो उनके साथ उनकी पत्नियों का हौसला भी है, जिनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को कबूल नहीं किया जाता, वो पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर डटी रहेंगी। कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हम अपने परिवार को पीछे छोड़कर आए हैं और रात भर से यहाँ डटे हुए हैं। आपको पता होगा रात में बहुत बारिश हुई है, बिजलियां कड़की हैं, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं। क्यों? ताकि ये किसान भाइयों का हौसला ना कम पड़े, उन्हें कहीं भी ये ना लगे कि हम औरतें उनका साथ नहीं दे रही या भगवान भी हमारे खिलाफ है, सरकार भी हमारे खिलाफ है। हम इनके 50% कहते हैं ना, बेस्ट हाफ, तो हम बेस्ट हाफ का परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं।
तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए, आप उन्हें वापस लीजिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप में थोड़ी सी संवेदना बची होगी और आप इन्हें वापस लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे, है ना। मतलब किसानों का आंदोलन सिर्फ एमएसपी और कानून वापसी तक नहीं सिमट रहा, ये एक जुनून का रुख अख्तियार कर चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार इस जुनून से कैसे निपटती है। क्या 9वीं बैठक में सरकार के रुख में कुछ तब्दीली आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा है, उनमें से एक सिंगू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है और तमाम हलचल भी वहां पर मौजूद हैं। यहां किसान ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता ऐश्वर्य वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए। किसान आंदोलन का आज 41वां दिन है और इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। लगातार पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच किसान संघर्ष कर रहा है। सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर लगातार बारिश भी कहीं ना कहीं पड़ रही है और हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं वो सर्दी में किस तरीके से इन लकड़ियों का सहारा लेकर, आलाप जलाकर इन सर्दियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। तमाम किसान जो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं वो किस तरीके से आप देख सकते हैं टेंटों के अंदर रहकर खाना भी बना रहे हैं और खा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से लगातार जब किसान आंदोलन जो चल रहा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भरी सर्द के बीच में जो तमाम किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं सरकार के खिलाफ लगातार इस 3 कृषि कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जो इतनी कड़ाके की ठंड है उसको बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाप जलाकर और इस तरीके से गर्म खाना बनाकर और जो सेवा है जो लगातार कई किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो यहाँ पर लगातार 41 दिनों से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो किसान संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये लड़ाई रहेगी, जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं और इसी के कारण कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम इस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं। अगर आगे भी देखेंगे तो ये आप जो टेंट देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो कंबल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जो गुरुद्वारा कमिटीज हैं और जो संगठन है वो इकट्ठा आए हुए हैं और इस साफ तौर पर इस तरीके की बचाव के लिए देखिए लगातार ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। किसान लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। किस तरीके से आप लोग इंतजाम कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? क्योंकि साफ तौर पर जो किसान संगठन है, जो आपके नेता है, उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा इसी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी रहेगी साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बारिश आ जाए, कितना तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग यहीं हैं, यहीं रहेंगे और जब तक बिल रद्द नहीं हो जाते ना हम कहीं नहीं जा रहे, ऐसा ही रहेगा तब तक। अगर हमारा अब आप देखोगे ना ये एक दिन में हम लोग इतने से ज्यादा, ये तो अभी रात का प्रोग्राम है, अगर आप दिन से देख रहे थे ना इससे 3 गुना से ज्यादा हम लोग यहाँ पे सैंडविच, पकौड़े और संतरे, ऐसा कितने ही लंगर चलते हैं यहाँ पे। एक नहीं, कम से कम 150-200 से ज्यादा लंगर चल रहे होंगे। अगर आप जाके देखोगे ना, हम लोग यहाँ से अभी स्टेज से कम 6 किलोमीटर पीछे है, 5 से 6 है और अगर आप देखोगे तो इसमें सभी लाइन में लंगर ही लंगर है। एक ट्राली में हमारा लंगर का सामान होता है और एक में हमारा जो होता है लक्कड़, गैस सिलेंडर, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि ठंड भी पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ कितने कंबल यहाँ पर है, तमाम बुजुर्ग किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। ठंड से बचने की क्या क्या प्रयास यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे किए जा रहे हैं? ठंड से बचने के लिए प्रयास तो हमारे ऐसे हैं कि हमारे पास जो मौजूद है अभी बेहतर, अगर हम ऐसा सोच के चले ना भी अगर हमारे जो किसान घर से आ रहे हैं वो ऐसे भी आ जाए ना, कुछ भी ना लेके आए, तो भी उनके लिए सभी फैसिलिटी यहाँ पे है। खालसा एड हमारी है यहाँ पे है, ठीक है, और भी बहुत सारी जथेबंदियां हैं जो इसी पर आप देखोगे। अगर दिन में आओगे ना यहाँ पे तो यहाँ से ट्रालियों की ट्रालियां भर के जाती हैं जो हमको कंबल वगैरह सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर हम ऐसे कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बात अभी भी नहीं बनती है तो जो किसान अभी घर से चलकर सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए तमाम कंबलों का इंतजाम है और भी जगह से कंबल और इस तरीके की सामग्री आ रही है कि इस ठंड से बचने के लिए और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए तमाम तरीके के सामान है। देखिए अलाप लगातार यहाँ पर जल रही है, लकड़ियों का इंतजाम किया हुआ है
और ट्रैक्टर्स में किस तरीके से ये किसान अपने दिन भर अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए लगातार उत्तर भारत के अंदर ठंड पड़ रही है, बारिश भी आ रही है, किस तरीके से इस ठंड को मुकाबला करते हुए और सरकार के खिलाफ आपने जो मोर्चा खोला हुआ है उसको किस तरीके से आप जारी रख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਿੱਲਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर मौजूद है। कितनी ठंड का सामना करना पड़ रहा है आपको? कोई ठंड नहीं है। कोई ठंड नहीं है, लगातार लड़ते रहेंगे? हाँ, लड़ते रहेंगे। साफ तौर पर देखिए और आगे बैरिकेडिंग पर कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर रहने और सोने का इंतजाम किया गया है। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए 2 ट्रैक्टर है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये बेड लगाए गए हैं, यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है और यहीं पर ही गद्दे भी हैं और उसी पर कहीं ना कहीं जो इतनी ठंड है उससे बचने के लिए देखिए ऊपर, अगर कैमरामैन को कहूंगा तो ये टेंट लगाया गया है। बाहर बारिश लगातार पड़ रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखिए सेवा के लिए लगातार इस तरीके का खाने का सामग्री यहाँ पर बन रहा है और कोई भी इनका कहना है कि समुदाय से हो, किसान हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, जो बाहर से भी आते हो, उनको भी ये सेवा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। 5 तो ये रिपोर्ट आप सिंघू बॉर्डर से देख रहे थे। कृषि कानून की वापसी पर अड़े किसानों का क्या कहना है, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब तक किस तरह से तस्वीर सामने आई है, साफ हो रहा है लड़ाई लंबी चलने वाली है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान कैसे खाने के इंतजाम कर रहे हैं। अब आपको गाजियाबाद बॉर्डर लिए चलते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखें। आंदोलन को 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और किसानों को अब तक कुछ मिल पाया है तो वो है तारीख। आखिरकार कब तक मिलेगी ये तारीख, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो परेशानी है वो भी इन तारीखों के साथ लगातार किसानों के लिए बढ़ती जा रही है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और लगातार हो रही बारिश का कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप पहले यहाँ देखिए, जो किसानों के टेंट हैं वो बुरी तरह से भीगते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे जो टेंट लगे हैं वहां पर भी अंदर तक ये जो कीचड़ है, जल भराव है, वो पहुंच रहा है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और क्योंकि बारिश रह रहकर होती है और साथ साथ सर्दी बढ़ती है तो ठंड की वजह से कई किसान जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं। आप देखिए, रात होते ही जो खाने की व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है और किसान यहाँ पर इस तरह से खाना खाते हैं। लेकिन अब देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कितना कीचड़ है और यहाँ पर खड़े होकर किसानों को खाना खाना पड़ रहा है। और इस समय जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो आसमान से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी भले ही हो रही है लेकिन धीरे धीरे वो बारिश बढ़ती जा रही है। अब इधर किसानों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के जो पतीले हैं वो यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं। इस समय भी बारिश आ गई, कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा, हमें परेशानी नहीं होती। यानी सीधे शब्दों में समझूं कि किसान पूरे दृढ़ निश्चय पे अड़े, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दूध गर्म करेंगे, आप भी दूध पीना, सबको दूध पिलाएंगे। रात दूध से कटती है? हाँ जी, पहले खाना उसके बाद दूध। तो देखिए, आप इस समय फिर से बारिश तेज हो गई है और किसान जो खाना खा रहे थे वो दूसरी तरफ आ गए हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे हम ये आपको ऊपर की तस्वीर दिखाते हुए बताएं तो इसके जो नीचे का हिस्सा है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ नीचे जो टेंट और खाने पीने की व्यवस्था है वो की गई है। इधर मैं दिखाऊं, देखिए किसान जो खाना खा रहे थे वो अब इस टेंट के नीचे आ गए हैं। ये परेशानी है। देखिए, ठंड बहुत है, खाना भी बहुत मुश्किल से आप लोग खा पा रहे हैं। कैसे दिन बीत रहे हैं और रात तो बहुत ही मुश्किल है। रात तो भैया जो है सही कट रही है, ठंड लगे है, बढ़िया कट रही है, मजे से। अच्छा, ये बताइए, अब तक किसानों को तारीख पर तारीख मिली है, क्या कहेंगे, कब हो पाएगा इंसाफ जो आप चाहते हैं? ये तो भैया हमारे हेड ही बताएगा, जो बताएगा। तो आप देखिए, किसानों की तकलीफ भी है लेकिन वो उस तकलीफ को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो अड़े हुए हैं, लगातार अड़े हुए हैं। लगातार आंधी ओला बारिश कुछ भी हो, हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और जब ठिठुरते हैं हम, ऊपर से बारिश होती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसान जिंदाबाद का नारा। इस समय भी बारिश हो रही है।
तो लगातार किसान कैसे दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं वो हमने आपको दिखाया कि ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा और देश की राजधानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। जी हाँ, दशकों तक चलने वाले राम मंदिर आंदोलन का एक सुखद अंत हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन एक और मंदिर है जिसने फिर से राजनेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दिया है। ये मंदिर कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। असल में चांदनी चौक पर बने हनुमान मंदिर को कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया, लेकिन बीजेपी मंदिर टूटने के लिए आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे अदालती आदेश का हवाला दे रही है। आखिर क्यों छिड़ा है दिल्ली में एक और मंदिर के नाम पर घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के दौरान हटाए गए हनुमान मंदिर पर विवाद गर्मा गया। मंदिर तोड़े जाने को लेकर एक ओर जहां हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हिंदू संगठन प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर दावा करते दिखे कि बजरंग बली हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप यहाँ पे जो एक पूरा रैली देख रहे हैं, जो यहाँ पे आंदोलन देख रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है, प्रोटेस्ट को लेकर है कि उस मंदिर को तोड़ा गया है और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं के समर्थक हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और इनका कहना यह है कि जब तक ये मंदिर की सियासत खत्म नहीं होगी दिल्ली में, तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने गलत किया है ये आदेश देकर कि जो चांदनी चौक का जो हनुमान मंदिर है उसे तोड़ने का आदेश देकर। हंगामे के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था, तो वहीं प्रदर्शनकारी आक्रामक थे। प्रदर्शनकारी चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन कर वहां हनुमान मंदिर को दोबारा स्थापित करने की मांग पर अड़े। हिंदू ग्रुप्स का जो प्रदर्शन था जहां पे चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर के इलीगल इंक्रोचमेंट पे उसके मंदिर के तोड़ने पर उस पूरा प्रदर्शन अब चांदनी चौक पे आ चुका है। यहाँ चांदनी चौक के बीचों बीच ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से उनको रोका हुआ है। पुलिस के साथ मुठभेड़ भी अभी थोड़ी 5 मिनट पहले हुई है। पुलिस और प्रशासन यही कोशिश कर रही है कि यहाँ से आगे बढ़कर वो मंदिर की तरफ वहां ना पहुंचे और वहां से वो आगे और पुश फॉरवर्ड ना करे। तो इसी के चलते अब मुठभेड़ के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पुलिस प्रशासन यही बता रही है हिंदू ग्रुप्स को कि आप वापस पीछे की तरफ चलिए, आप आगे की तरफ ना बढ़ के आइए। और यहाँ पे ये जो मुठभेड़ है ये अब धीरे धीरे और बढ़ता हुआ और अग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है। दरअसल 2 दिन पहले मशीनों के जरिए चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को हटाया गया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए ढहाया गया, लेकिन इस पर सियासत चरम पर। हालांकि विवाद तब और बढ़ा जब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि बीजेपी की एमसीडी ने चांदनी चौक में बजरंग बली का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। भ्रष्टाचार के नशे में चूर बीजेपी की एमसीडी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार किया और मंदिर दोबारा बनाए जाने की मांग की। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं और उन्होंने ना तो रिलीजियस कमेटी में इस मुद्दे पर ये कहा कि मंदिर को वहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये रिलीजियस कमेटी ने अपना पक्ष ये रखा कि चूंकि मंदिर बहुत छोटा है और इसकी जरूरत नहीं है इसलिए उसको वहां हटाया जाना चाहिए। ये रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार की कमेटी है, तो पूरी तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो हनुमान भक्ति की बहुत बड़ा आडंबर और ढोंग रचते हैं, चुनाव में उसमें उन्होंने इस बात को पब्लिक के बीच में भी कहा है और एक 100 साल से अधिक पुराने मंदिर को उन्होंने तुड़वाने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी है। आदेश गुप्ता के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया।
असल में आप लोग दिल पर मत लीजिए, क्योंकि इस देश की राजनीति मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहले राम थे, अब हनुमान है। विवाद तो होना ही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं इसके पहले टीके की अच्छी तरह से जांच की गई, उसे अलग अलग चरणों में अच्छी तरह से परखा गया। इसके लिए सीरम और भारत बायोटेक की करीब 5 करोड़ वैक्सीन के नमूने को जांच के लिए भेजा गया। जिसे सीडीएल कहा जाता है, भारत में कसौली में ये स्थापित है। वहाँ पर कोविड के टेस्ट के लिए दवाइयाँ जो हैं वो टेस्टिंग के लिए आती हैं। आइए कुछ एक हमारे साथ यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट और ऑफिसर इंचार्ज हमारे साथ हैं, जिनकी देख रेख में ये सारी टेस्टिंग चल रही है। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो ये टेस्टिंग के लिए आई हैं, ये कौन कौन सी दवाइयाँ और कितने समय इनमें लगता है? सर, इसमें 5 तरह की टेस्टिंग की लेबॉर्ट्रीज में आई हुई है हमारी टेस्टिंग की। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, देन बायोलॉजिकल इवांस और रशियन वैक्सीन। ये सभी कोविड की दवाइयाँ हैं? सभी कोविड की दवाइयाँ हैं और यहाँ पे टेस्ट होने के बाद ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद हैं जो यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी जो है वो अभी तक पारित कर चुके हैं, यहाँ से सैंक्शन कर चुके हैं, और किस तरह से और आगे जो बैचेस आने वाले हैं। जैसे भारत बायोटेक ने भी बोला है कि हमने कुछ एक सैंपल्स जो हैं वो सीडीएल को भेजे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की वो स्थिति है। जी बताएं सर। अभी आज की स्थिति के हिसाब से सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बैचेस कुछ हमारे यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, जो स्टॉक फाइलिंग की परमिशन के बाद उनको हमने रिपोर्ट किया है। उसकी मात्रा तकरीबन 4 करोड़ 76 लाख डोजेज के करीब है, जो पब्लिक में यूज़ होगी जी। और अभी और दूसरी कंपनी को, उनको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, उनको स्टॉक फाइलिंग की परमिशन मिल गई है। कुछ बैचेज उनके सबमिट हुए हैं और इस समय हमारे पास तकरीबन 32 लाख के करीब डोजेज उनके हमारे पास आए हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या टेस्टिंग के लिए, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कितनी सेफ हैं और किस तरह से आप इसकी जो है चेकिंग करते हैं? एक्चुअली हमारा मेन मकसद ये है भी जो जितनी भी वैक्सीन है वो सेफ हो और एफिकेसी ठीक हो उसकी। तो इसकी डिपेंड करता है कितनी सेफ्टी है और कितनी एफिकेसी है, उसी बेस पे हम रिलीज़ करते हैं उसको। तो आपने देखा कि अभी तक आम जनता के लिए सीडीएल ने काफ़ी हद तक जो है वो सैंपल्स को पास करके आम जनता के लिए भेज दिया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर आप भी जानकारी पूरी रखिए, लेकिन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इसी के साथ चलिए वहां खबर जहां में